Hello everyone, welcome to Topper's Path. So this channel is all about study और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये एक वीडियो आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट होगी इस चैप्टर के लिए, और नोट्स वगैरह सब कुछ इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। छोटी क्लासेस में आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा होगा। केमिकल चेंज क्या होता था, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बने और वो इरिवर्सिबल होता था। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस भी हो, सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और बदल जाएंगे दूसरे सब्सटेंसेस में। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंसेस बन जाएंगे जो वो पहले थे, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये दोनों अलग कंपाउंड है, और केमिकल रिएक्शन हुई और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक अलग कंपाउंड है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं इनको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी बस ये समझो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो तो समझ में आ गई ना। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन है हमने लिखी, आपने देखा पूरी एक लाइन बड़ी सी लिखनी पड़ी हमें उसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इतना टाइम थोड़ी आजकल किसी के पास है ना, छोटे से छोटा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। तो इसका भी हमने शॉर्टकट ढूंढा है, और वो शॉर्टकट है केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas and symbols। मतलब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और केमिकल फॉर्मूले से शो करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई थी, और हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन हमें उतना लिखना ना पड़े। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने इनको सिंबल्स दे दिए, मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारी इक्वेशन कैसे हुई थी, इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल गई। ठीक है, और हमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। सो केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, दोनों स्लाइड में आप ये वर्ड देखते आ रहे होगे, तो मैं अभी आपको ये बताती हूँ। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंस में चेंज हुआ है, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स हमारे लेफ्ट साइड होते हैं और प्रोडक्ट्स हमारे राइट साइड होते हैं। तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होते हैं हमारी इक्वेशन के। जैसे कि इसमें क्या था, Mg और O2, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। और जो नया सब्सटेंस बनता है जब केमिकल चेंज होता है, उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एरो इज यूज टू पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम जिस साइड एरो लगाते हैं उस साइड ही वो हमारी डायरेक्शन होती है रिएक्शन की। तो एरो हमारी डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसमें अब हम अपनी इक्वेशन को वापस देखते हैं। ये वाली देखो, Mg प्लस O2 MgO। तो Mg और O2 हमारे रिएक्टेंट है, ये चेंज होके क्या बने हैं, MgO, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। और ये एरो है हमारी इस साइड, तो क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन इस साइड हुई है, चेंज इस साइड आया, इनमें चेंज होके ये बना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? सब अच्छे से समझ में आ गया ना? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अच्छा, तो समझ में आ गया ना अच्छे से केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सब समझ में आ गया ना? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। वो मैं आपको लिखवाती हूँ। एवोल्यूशन ऑफ गैस,
एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब इस हमारी गैस इवॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये हमारा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब ये किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं होता है। जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें जब प्रेसिपिटेट बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। चेंज इन कलर, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर चेंज इन स्टेट। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चेंज इन कलर, अब जैसे हमारी ये वाली रिएक्शन पे आओ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये आपकी एक एक्टिविटी भी है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है, उसको सैंड पेपर पे रब करते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है? वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। और उसी के साथ हमें मिलता है एक वाइट पाउडर, वाइट पाउडर जो कि हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब हमारे कंपाउंड के कलर में चेंज आया ना, वाइट कलर बन गया, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी होता है। और ये वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये याद रखना, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कलर में चेंज आना या फिर टेम्परेचर में चेंज आना, मान लो पहले आपका सॉल्यूशन ठंडा हो फिर बाद में गर्म हो जाए, तो टेम्परेचर में चेंज आना। या फिर स्टेट में चेंज आना, मतलब पहले मान लो कि लिक्विड हो फिर सॉलिड हो जाए या गैशियस हो, जैसे कि इस रिएक्शन में देखो, मैग्नीशियम तो सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, क्या बन गया? सॉलिड। तो ये गैस, जो ये गैस थी ये चेंज हो गई सॉलिड में, तो मतलब स्टेट में भी चेंज आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गई, सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई ना केमिकल इक्वेशन की। हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या थी? Mg+O2 MgO, ठीक है। तो इधर देखो, इसमें कितने mg है? एक है, इधर भी एक mg है, ठीक है। इधर दो ऑक्सीजन है लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन कहाँ गया? वो कहाँ गायब हो गया? तो ये एग्जाम्पल है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे रिएक्टेंट साइड में हो उतने ही एटम ना हो, जो हमारे प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उतने ही एटम ना हो, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन reactants and product side, reactants and product side, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हमारे रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी हो, तो वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन reactants and product side, reactants and product side। लेकिन फिर आप सोचोगे कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? हमारी केमिकल रिएक्शन तो हमें अनबैलेंस्ड से भी पता चल ही रही थी ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर ये दो ऑक्सीजन थे, ये एक कैसे रह गया यहाँ पे? तो गड़बड़ हो गई ना, इसका मतलब तो मास डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फिर तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, पर ये तो यूनिवर्सल है, हर चीज इसको फॉलो करेगी। तो इसीलिए हमें हमारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। ZnH2SO4 और इससे क्या मिला? ZnSO4 प्लस H2।
अब इधर देखो, इधर एक जिंक है, इधर एक जिंक है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर एक सल्फर है, इधर एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन, मतलब जितने एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जो हमारी केमिकल इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होती हैं, बैलेंस नहीं होती हैं, उन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। ठीक है, तो इधर से ही हमारा अगला टॉपिक निकलता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस करनी पड़ती है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। ठीक है, ये याद रखना। क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, जो हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के यहाँ पे डिफरेंट होते हैं उनको हम सेम करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मेकिंग नंबर ऑफ different types of atom equal on both side of reaction. both side मतलब on both side of a reaction. both side मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे हम इक्वल बनाते हैं नंबर ऑफ एटम्स को, उसी को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे कि हम कैसे जो हमारी रिएक्शन है उनको बैलेंस करते हैं। और मैं बता दूं ये चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपकी रिएक्शन आने वाली है और आपको बोलेंगे कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक है, एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी जो रिएक्शन है वो ऐसे भी दे सकते हैं, सिंबल्स वाली भी दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसे वर्डिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूरा हो, हीटेड आयरन मेटल reacts with steam to form iron oxide and hydrogen। तो ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो पहले आपको उसको ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखना है, देन हमें हमारी रिएक्शन लिखनी है, फिर सिंबल फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखनी है, Fe प्लस H2O। ठीक है, क्या बना हमारा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, अगर ऐसे दी जाती है आपको इक्वेशन, ऐसे सिंबल के फॉर्म में भी दे सकते हैं तो सबसे वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ऐसे दी जाएगी वर्ड्स के फॉर्म में तो आपको ऐसे लिखना है, लेकिन जब ऐसे दी जाएगी पूरा प्रॉपर रिएक्शन लिख के तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और इसको अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम अपनी बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स है कितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि जो प्रॉब्लम है हमें पता तो हमें ठीक क्या करना है, उसी के बाद तो हम पता लगाएंगे ना। तो हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनानी होती है। हाँ, इधर हम लिखेंगे एलिमेंट्स कौन से हमारे रिएक्शन में है। ठीक है, इधर फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं उस एलिमेंट के, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हमारे, जैसे Fe है। ठीक है, तो इधर हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने Fe हैं? एक ही Fe दिख रहा है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आओ प्रोडक्ट साइड पे, कितने हैं? 3 Fe दिख रहे हैं, Fe3, तो इधर 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये कंप्लीट टेबल बना लेंगे हम, जितने भी एलिमेंट हमें दिए हैं सब के। ठीक है, तो Fe हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है ना हमारे पास, है ना? तो अब देखो हाइड्रोजन कितनी है, इधर रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो इधर प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है,
ठीक है 2। चलो मतलब हमारा काम आधा आसान हो गया क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो, इधर कितनी है रिएक्टेंट साइड पे 1, इधर कितनी है 4 और 4, तो इधर 4। मतलब हमें दो चीज़ें बैलेंस करनी है, हमें Fe को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम बैलेंस करेंगे इसको। कैसे बैलेंस करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, Fe से शुरू करते हैं। इधर प्रोडक्ट में 3 है, इधर रिएक्टेंट में 1 है, तो हमें इसको भी 3 बनाना चाहिए, मतलब तभी तो इक्वल होंगे। तो क्या करें 3 बनाने के लिए? मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 बन गया, तो इधर 3 लगा दिया हमने। ठीक है, 3 Fe हो गई ये। अब क्या प्रॉब्लम रह गई हमारी? ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम। प्रोडक्ट में 4, रिएक्टेंट में 1, मल्टीप्लाई करो 4 रिएक्टेंट साइड पे और इक्वल बनाओ। ठीक है, इधर 4, जो ये तुम सिंबल लगाओगे ना, पूरे के पूरे एलिमेंट के आगे लगा देना, लगाना है। ठीक है, इधर या इधर ऑक्सीजन पे मत लगा देना कि मैं तो इधर 4 लगा देता हूँ अपनी मर्जी से, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरे एलिमेंट के आगे लगानी है। ठीक है, तो अब तो हो गई होगी हमारी रिएक्शन बैलेंस। इधर भी 3, इधर भी 3, ये इधर भी 4, ये इधर भी 4, हाइड्रोजन 2 हो जानी चाहिए। लेकिन आप अपनी रिएक्शन को एक बार फिर से देखो। जब हमने ये 4 पूरे एलिमेंट के आगे लगाया है, तो इस ऑक्सीजन के साथ साथ ये इस हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो 4 2 ज़ा 8, हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे? 8 हो गए अब। लेकिन इधर कितने थे? 2 ही रह गए हैं। तो अब इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर 8 है, इधर 2 है, इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पे हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गए। अब अपनी रिएक्शन को देखो, 3Fe 3Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। मतलब अब ये हो चुकी है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बैलेंसिंग करते हैं? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखना। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखना, पर देखना ज़रूर अच्छे से। चलो अब एक और रिएक्शन ले हम, एक और बैलेंसिंग करके दिखाती हूँ मैं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया है एक, ये मैं आपकी बुक से ही ले रही हूँ। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए, एनसीईआरटी की सारी तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, H2SO4, ये SO4 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। तो हम अपना फिर से स्टेप करते हैं, वही जो हमने उधर किए थे, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो आपके हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हम सबसे पहले अपने एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे Ba है, क्लोरीन है, ठीक है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इसमें हमें 5 बैलेंस करनी है। तो ये थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, ये तो देखें। तो Ba से शुरू करते हैं। Ba इधर रिएक्टेंट साइड पे एक ही है, उधर भी एक ही है। ठीक है, Cl2 इधर ये 2 है, Cl2 है, और इधर HCl है, तो मतलब 1 है। अब हम अपना सल्फर गिनेंगे, इधर 1 है और इधर 1 है, ये भी बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाइड्रोजन अब हम देखते हैं, तो इधर H2 मतलब 2 ही है, और उधर HCl, और तो कहीं नहीं है ना H, तो 1 ही है मतलब। और ऑक्सीजन देखेंगे H2SO4 मतलब 4 है, इधर ऑक्सीजन है और इधर BaSO4, ये भी 4 है। तो आसान सी इक्वेशन निकली हमारी, सिर्फ 2 ही चीज़ हमें बैलेंस करनी है, बाकी तो बैलेंस्ड है। तो चलो उन्हीं को करते हैं। क्लोरीन को बैलेंस करना है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 हो जाएंगी। किधर है हमारी क्लोरीन? 2 हो गई, 2। हमारी हाइड्रोजन, अब देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे कितनी है? 1 थी पर अब 2 हो गई। देखो 2 मल्टीप्लाई किया तो ये H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गई 2।
तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये तो बहुत आसानी से बैलेंस हो गई। मैं एक और इक्वेशन लेके आपको दिखाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। पर मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना कि कैसे बैलेंस करते हैं कैसे नहीं, ठीक है। ये थोड़ी इजी इक्वेशन निकली, मुझे लगा बड़ी होगी थोड़ा सा, पर मैं चिंता मत करो, एक और करके दिखाती हूँ और इक्वेशन करके दिखाती हूँ। जैसे कि OH प्लस में 2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, में भी हम ऐसे ही करेंगे। अपने पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे एक साइड। Na सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे है कितने की। तो एक Na है रिएक्टेंट साइड पे, 2 Na है प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। सल्फर कितना है, एक सल्फर है इधर और एक सल्फर है इधर, तो दोनों साइड एक और एक बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखते हैं, एक हाइड्रोजन NaOH का है, ठीक है ये, और 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो एक और दो, तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे 3 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं कितने हैं। H2 सिर्फ 2 ही है, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन या एक 4 गई, और देखो 4 और बैलेंस, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन में तुम्हें ऐसा थोड़ा लग रहा होगा ये मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो अगर इनको हमें इक्वल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अगर आपस में मल्टीपल ना हो तो हम ऐसे इक्वल करेंगे, समझ गए ना। मल्टीप्लाई तुम कितना ही करो, बस इक्वेशन बैलेंस हो जानी चाहिए। वो देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन पे मत जाना, सबसे पहले हम अपना Na से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इजी दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड पे 2 है, R पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, NaOH के साथ 2 Na हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। अब तुम अपनी हाइड्रोजन फिर से देखो रिएक्टेंट वाली, पहले कितनी थी, 1 2 3, अब कितनी हो गई है, 2 और 2 4, 4 हो गई ना, तो अब 3 की जगह 4 हो गई। और ऑक्सीजन में भी चेंज आया होगा, 4 और 5 6, 6 हो गई। तो अब तुम इसी, तो अब तुम्हें पता चला मैंने क्यों पहले Na को किया। कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुम पहले बैलेंस मत करना, पहले अपने दूसरे एलिमेंट्स को करना। इधर देखो, कहा तुम इसमें 2 मल्टीप्लाई करते, फिर इधर 3 मल्टीप्लाई करते, अब ये हमारा 4 बन गया, तो काम आसान हो गया। ऑक्सीजन का अभी भी मुश्किल दिख रहा है ना कि 6 और 5, लेकिन पहले तुम हाइड्रोजन को तो बैलेंस करो, जो काम आसान हो रहा है वो तो करो। रिएक्टेंट 4 प्रोडक्ट 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 4 होगा इधर, तो इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब तुम अपने प्रोडक्ट साइड की ऑक्सीजन फिर से गिनो, ये इधर 4 है और ये इधर 2, पहले 5 थी ना, क्योंकि ये इधर 1 थी, अब ये 2 हो गई है, तो ये 6। तो मतलब एक ही मूव में हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, और प्रॉपर रिएक्शन हमारी ये बैलेंस्ड हो गई है। तो आई होप आप लोगों को बैलेंसिंग समझ में आ गई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखो। मैंने आपको यहाँ पे 3 रिएक्शन बैलेंस करवा दिया, और जब तक इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये नहीं आएगी। तो इसको खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर में श्योर शॉट आनी है, श्योर शॉट। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो, समझ में ज़रूर आएगा। मैंने बहुत इजी करके समझाया है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझो, ठीक है। क्या कर लिया, अपनी केमिकल रिएक्शन भी देख ली, ठीक है, उनको बैलेंस भी कर लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिससे फॉलो हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, पर इंसान ना बहुत ही ग्रीडी है, उसको थोड़ी से थोड़ी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। और हमें केमिकल इक्वेशंस के साथ भी ऐसा ही चाहिए कि हम अपनी इक्वेशन से जितनी ज़्यादा हो सके उस रिएक्शन के बारे में जानकारी निकाल सकें। लेकिन ये हम करेंगे कैसे, तो टू मेक इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव, हम कुछ चीज़ें करते हैं ताकि हम अपनी इक्वेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं,
by indicating physical state। मतलब हम हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये कौन सी स्टेट में था और क्या चेंज आया है उसकी स्टेट में। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर एक्वस। एक्वस मतलब वो जब डिसॉल्व स्टेट में हो, ठीक है। तो हम अपनी जो इक्वेशन है उसमें हम ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैसियस के लिए जी और ए क्यू एक्वस के लिए, ठीक है। तो मतलब एक्वस मतलब सॉल्यूशन फॉर्म। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो पहले किस स्टेट में था और प्रोडक्ट में वो किस स्टेट में चला गया, ठीक है। तो हम अपनी फिजिकल स्टेट करते हैं बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। हम हीट चेंज भी इंडिकेट करते हैं कि बताते हैं कि क्या क्या हीट चेंज हुई है रिएक्शन में, पहले हीट निकली है या नहीं निकली है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, दो कैटेगरीज में हमने अपनी रिएक्शन को क्लासिफाई कर रखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट के बेसिस पे जो हीट में चेंज आता है उसके बेसिस पे हमने अपनी रिएक्शन को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्लासिफाई कर रखा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें कि हम हीट देते हैं, मतलब पहले एक्सोथर्मिक देखो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। किसी भी रिएक्शन जब भी कोई चेंज टेक प्लेस करता है तो उसमें से साथ में हीट भी निकले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम कार्बन हमारा सॉलिड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एक गैस है, उसको जब हम बर्न करेंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि एक गैस है, साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। साथ में हीट निकलती है, जैसे मतलब आप तो मान लो आप कोयले को जलाओगे, ठीक है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, साथ में हीट निकलती है ना। जैसे आप लकड़ियां जलाते हो सर्दियों में तो उसमें क्या होता है, हीट भी निकलती है ना, आपको गर्माहट मिलती है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन में निकलेगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। हम एक रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एक्सो मतलब बाहर निकालना, एंडो मतलब अंदर रखना, तो एक्सो हीट को बाहर निकालेगी, एंडो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब उसमें पहले से ही अपने आप से हीट नहीं इवॉल्व होगी, उसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन होगी, तो उसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम मान लो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, हीट देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसमें क्या है, हमें हीट देनी पड़ी, रिएक्टेंट्स में हीट देनी पड़ी तभी हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, लेकिन इसमें हीट निकली थी, यहाँ पे कहीं हमने हीट दी थी, नहीं दी थी ना, लेकिन यहाँ पे तो निकली है ना, इसीलिए निकली है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक में हमारी हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इज इवॉल्व, एंडोथर्मिक क्या होता है, वैलिडेटिव हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अच्छे से समझ में आ गया। हमारा एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन, प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये क्या होता है। इसके बारे में अच्छे से हम अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप मोटा मोटा देखो। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर मिलता है, ठीक है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही हमारे सेल्स में हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। इसमें एक रिएक्शन होती है C6H12O6, इसमें 6O2, इसी लाइफ प्रोसेस में आएगा, उसको अच्छे से खोल के पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप इतना ही समझो जितना मैं समझा रही हूँ, ठीक है, इतना ही ध्यान रखो।
रेस्पिरेशन, इसमें ये हमारा है ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इस ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है? क्या ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है? देखो इसमें एनर्जी इवॉल्व हुई है ना, तो ये भी एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, मे बी आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, लाइक वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। किस लिए है? क्योंकि उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और फिर ये रिएक्शन भी आप लिख के दिखा सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? और थर्ड हम कैसे और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब हम हमारी केमिकल इक्वेशन में वो कंडीशंस भी ऐड करते हैं जिनमें कि हमारी जो रिएक्शन है वो हुई है, जैसे कि कितनी हीट इवॉल्व हुई है या फिर कितनी हमने हीट दी है। ठीक है, कौन से हमने कैटलिस्ट यूज किए हैं, क्या प्रेशर रहा है उस टाइम पे। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, ये MnO2 की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट देंगे, ये हीट का सिंबल होता है, तो क्या बनाएगा 2KCl + 3O2। ठीक है, ये सच याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल देके बता रही थी। मतलब हमने कुछ और कंडीशन स्पेसिफाई करी जिससे कि हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। तो इस तरह से हम अपनी जो केमिकल इक्वेशन है उनको इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस इधर से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है जिसमें कि जो टाइप्स हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के, उसमें से किसी भी एक रिएक्शन को आप फुल एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं अच्छे से। तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने के चांस को बहुत अच्छे से पूछना। ठीक है, हम पढ़ते टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A chemical reaction where two or more substances forms to combine a single product, मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ये नाम में ही है इसकी डेफिनेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि हमारा ये है CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और CaOH ट्वाइस बनाएगा, तो हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी। हमने अभी नीचे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ा था ना, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बताओ। बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। ठीक है, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कुछ और एग्जांपल हैं ये, जैसे कि C+O2 CO2, इसमें भी हीट निकलेगी। C6H12O6 CO2, और ये हमारी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। ये मैंने अभी आपको नीचे पढ़ाया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई? अच्छा, ये एक रिएक्शन है जो मैंने आपकी बॉक्स में थी तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है। CaOH ट्वाइस प्लस में CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने अपना स्लेट लाइम ऊपर पढ़ा था, जो कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। ठीक है, उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बना देगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका यूज होता है, इसका वाइट वॉशिंग में यूज होता है इस इक्वेशन का। ठीक है, जब हम वाइट वॉशिंग कराते हैं तो देखते हैं पहले तो इतना नहीं होता है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद हमारी जो दीवारें हैं उनमें एकदम से शाइनी फिनिश आ जाती है। वो किस लिए होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है,
मतलब जो हमारे वाइट वॉशिंग को 2-3 दिन हो जाते हैं तो एक शाइनी फिनिश आ जाती है वॉल में, वो क्यों आती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आती है, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है तो ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। अब हम जाते हैं अपनी सेकेंड रिएक्शन पे, विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब टूटना, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स, इधर ये साउंड नहीं आएगा, डाउन आएगा, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड हमारा वो टूट जाता है, दो और या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, FeSO4 है, इसको हमने हीट दी तो ये टूट गया, किसमें बदल गया? Fe2O3, SO2 और SO3। ये हमारी दोनों गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। CaCO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारा क्विक लाइम हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई ना? यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है दो और ज्यादा सब्सटेंसेस। कम्बिनेशन रिएक्शन इसकी बिल्कुल उल्टी थी ना, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा है। समझ में आ गया ना? अच्छा, एक और चीज, अब हम तुम देख रहे हो कि इसमें हीट लिखा हुआ है, मतलब हम हीट दे रहे हैं किसी रिएक्शन में। जब हम हीट दे रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। तो जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है नेचर में। होप ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपकी एनसीईआरटी में और भी रिएक्शन थी तो रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, जैसे कि हमारा लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। ब्राउन फ्यूम्स अगर एमसीक्यू में आए पूछे तो बता देना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इस रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स देता है, ठीक है। तो ये हमारा AgCl है, ये सनलाइट की ही प्रेजेंस में Ag और Cl2 में टूट जाता है, और ऐसे ही हमारा AgBr भी Ag और Br2 आएगा यहाँ पे, इसकी प्रेजेंस में टूट जाता है, ठीक है। और इसका यूज किस में होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब तीसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। A chemical reaction where a more reactive element takes place of less reactive element, मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जो कम रिएक्टिव है उसको लात मार के निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। जैसे कि Fe प्लस CuSO4, इसमें Fe ज्यादा रिएक्टिव था Cu से, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu इधर अकेला रह जाएगा, और इधर Pb प्लस CuCl2, PbCl2 बन जाएगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट की साथ रिएक्ट करेगा और ZnSO4 बना देगा, कॉपर को सब भगा देते हैं, बेचारा सबसे कमज़ोर है ना, तो कमज़ोर नहीं रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग बना के रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो जिंक और लेड है ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, इसको रेफरेंस के लिए याद रखना, ठीक है। हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ एंड लास्ट टाइप पे, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब तक अच्छे से समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? A chemical reaction where two compounds exchange ion or bonds to form new compounds. इसको पहले छोड़ो, पहले ये समझो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में अदला बदली कर लेते हैं कि तुम इसके साथ खुश रहो मैं इसके साथ खुश हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब दो कंपाउंड अपने बॉन्ड्स को या फिर आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड बना देते हैं, जैसे कि Na2SO4 BaCl2, ये दो बार लिखा गया।
तो क्या बन जाएगा, BaSO4 और NaCl। मतलब ये Na इसका इस Cl के साथ जाके जुड़ गया और ये Ba इसका SO4 के साथ जाके जुड़ गया, इन्होंने आपस में अदला बदली कर ली। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे दो कंपाउंड आपस में अपने एलिमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जहाँ पे जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो इस रिएक्शन में जैसे हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बना PaSO4, तो इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चारों टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सब्सटेंस टूट जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बलशाली एलिमेंट रिप्लेस कर देगा कम रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने आयंस की बॉन्ड्स की एक्सचेंज कर लेते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चारों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब हमारी जो दो रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इस स्लाइड में तो ऐड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आपकी बुक में है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एस चांद में है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, सबसे पहले रिवर्सिबल देखो, मतलब जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सके उसको रिवर्सिबल बोलेंगे हम। मतलब कोई प्रोसेस है उसको हम फिर से वापस लेके आ सके तो उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हुई, वो रिएक्शंस जिसमें हम प्रोडक्ट से फिर से वापस से रिएक्टेंट बनाए। कोई भी रिएक्शन हुई जो हमारे रिएक्टेंट है उनसे हमें एक प्रोडक्ट मिला, अब हम उस प्रोडक्ट से वापस ही रिएक्शन कैसे बनाए, उसी को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब the reactions in which the products can recombine to give back reactants, इन्हीं को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारा आयरन है, उसने स्टीम के साथ रिएक्ट किया और हमें आयरन ऑक्साइड दिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने शायद बैलेंस भी किया था ऊपर, है ना। तो अब अगर मान लो हम क्या करें, इस आयरन ऑक्साइड को अगर हम गरम करें, इस आयरन ऑक्साइड को गरम करें और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें, तो हमें हमारा आयरन फिर से मिल जाएगा और वाटर स्टीम बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट थे, ये रिएक्टेंट थे, इन प्रोडक्ट से हमने वापस इस रिएक्टेंट को बना लिया, इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। अब इसी की अपोजिट है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल मतलब जिसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सके, लेकिन इररिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना कर पाए। ठीक है, जो मतलब एक बार हो गया अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो मतलब प्रोडक्ट बन गए अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते, कैन नॉट गेट रिएक्टेंट्स बैक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसी को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब कोई भी तरीका नहीं है कि तुम इन दोनों को यूज करके फिर से वापस से सोडियम और वाटर बना सको। ठीक है, तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस हो गई है। अब बस दो इक्वेशन और रहती है, हम दो रिएक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर से रिएक्शंस का पीछा छूटेगा। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना।
क्या पढ़ रहे हैं अब हम? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? Oxidation reaction can be defined as gain of oxygen and loss of hydrogen। मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो या तो ऑक्सीजन को गेन कर ले या फिर हाइड्रोजन को लूज कर दे, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, याद रखना, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि इधर हो गया 2Cu प्लस O2 CuO, तो इधर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जाके इसमें जुड़ गई, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन की, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा है। रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब या तो ऑक्सीजन छोड़ दे या फिर हाइड्रोजन ले ले। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन ले रहा था, हाइड्रोजन छोड़ रहा था। इसमें उसका उल्टा, ऑक्सीजन को छोड़ दे या हाइड्रोजन को ले ले, तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। जैसे ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्या हुआ, क्या बना, Cu प्लस में H2O। तो इधर से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है CuO की, ये हटा दी और क्या बन गया, Cu बन गया। तो मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो इसीलिए ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना, क्योंकि अब इन्हीं को कंबाइन करेंगे। एक रिएक्शन के अंदर मान लो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। when one reactant gets oxidized while other gets reduced, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही में हो, या तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए या रिडक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता। हमारी ये वाली जो है इक्वेशन को देखो, इसमें CuO से क्या बना, Cu बना, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो ये हमारा रिडक्शन हुआ। ये हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल है। आप बोलोगे बिल्कुल सही, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी तो, ये हाइड्रोजन है, इसको भी तो जाके ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, अगर हम डेफिनेशन की तरह देखें तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन का। एक और एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो H2S प्लस Cl2 से क्या बना, S प्लस में HCl। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हाइड्रोजन थी इधर, ठीक है, S के साथ रिमूव हो गई, हट गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन। और ये Cl2 है इधर अकेला, लेकिन इसके साथ इधर देखा तो हाइड्रोजन ऐड हो गई, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, रिडक्शन। तो मतलब एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई ना आप लोगों को। अब एक चीज और पढ़नी है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करे उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट लूजेस हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन लग रही है, मैं आपको इससे अच्छी डेफिनेशन बनाती हूँ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी तो होता है, तो जो सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है,
वो भी तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, क्योंकि उसी वजह से तो रिडक्शन हुआ। तो ये दो डेफिनेशन है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट की, या तो जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए, या फिर जो हमारा ऑक्सीजन को रिमूव करवाए, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कि इधर है Zn प्लस में H2O, Zn प्लस में H2। इसमें क्या है, हमारा जो ये Zn है, इसने क्या किया, इस H2O की ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। पर एक चीज तुम नोटिस करो, इसने ऑक्सीजन को रिमूव करवाया, तो इस Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसमें खुद के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो दूसरे एलिमेंट का तो रिडक्शन करवा देता है, उसमें हेल्प करवा देता है, लेकिन उसके खुद के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पढ़ेंगे, द सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता था वो रिड्यूसिंग एजेंट था, तो जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, which gives oxygen for oxidation are called oxidizing agent, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस which removes hydrogen, या तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, तो उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे है H2O। H2O इसने क्या किया, ये ZnO का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, ये तो हमें पता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, H2O के पास से आई, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दी है उसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। अब तुम ये एक, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया ऑक्सीडेशन के लिए, अब एक चीज देखो, जैसे हमने इसमें देखा था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको ऑक्सीजन मिल गया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया, इससे ऑक्सीजन हट गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। वो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करवाता है पर उसका खुद का रिडक्शन होता है। इसको याद रखना, इसको ऐसे समझ के याद रखना, जो नाम है उसका उल्टा उसके साथ होता है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होता है। तो मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो लास्ट छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इतने आगे तक आ गए हो तो अच्छे से इनको भी समझ के जाओ, ठीक है। तो ये है कोरोजन। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, it is said to corrode or deteriorate due to chemical action. Corrosion क्या होता है, मतलब आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा होगा, है ना। सबके घर में लोहा होगा, उसको कभी ना कभी जंग लगती होगी, आपने देखा होगा। तो कैसे उस पे एक अजीब सी रेडिश ब्राउन सी लेयर आ जाती है और वो लोहा है ना वो खराब होने लगता है। वो कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन यूनिवर्सल एग्जाम्पल है कोरोजन का। तो कोरोजन क्या है, कोई भी मेटल है जब उसको एयर, मॉइस्चर या कोई केमिकल हो गया जैसे कि एसिड अटैक करेगा, तो फिर वो क्या होगा, वो कोरोड होना मतलब खराब होना शुरू हो जाएगा, डिटोरिएट होना मतलब खराब हो जाएगा, उसका जो सरफेस है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल पे एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से
क्या हो जाए, उस पे खराब होने लग जाता है वो, और उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका प्राइम एग्जांपल है। जब आयरन मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में रहता है, एयर में जब मॉइस्चर हो, तो उस पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, जिस होता है आयरन खराब हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ऐसे तो अगर आप लोग सोचोगे तो कोरोजन की वजह से हमारा जो मेटल है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कोरोजन है वो जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनको वीक कर देता है, और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। तो फिर तो ऐसे मेटल्स की चीज़ों की तो हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत रहती है, तो क्या हम बार बार नहीं लेते रहें, नहीं लेते रहें? तो इसका भी इलाज ढूंढा हुआ है कि हम कोरोजन को कैसे रोकें अपनी रियल लाइफ में। तो उसका भी इलाज ढूंढा हुआ है। पहले ये देखो, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये कोरोजन की वजह से है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, या फिर रेडिश ब्राउन कोटिंग और आयरन। ठीक है, ये कोरोजन की वजह से होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कोरोजन को कैसे रोकते हैं, उसके हमारे क्या क्या आइडियाज हैं। बैरियर प्रोटेक्शन लाइक पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। मतलब कि क्या दिक्कत है, दिक्कत यही है ना कि जो हमारे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाता है मॉइस्चर, तब खराब भी होती है। तो अगर हम अपने सरफेस के साथ कांटेक्ट में ही ना आने दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम अपने जो मेटल का सरफेस है उस पर पेंट कर देंगे या फिर ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारा मॉइस्चर है वो सीधा हमारे मेटल के सरफेस पे अटैक ना कर पाए। उसके बीच में एक लेयर आ जाएगी पेंट की या फिर ऑयल की, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और कोरोजन रुक जाएगा। ठीक है, और एक होता है गैल्वेनाइजेशन, मेटल कोटिंग विद जिंक। मतलब हम जिंक के साथ उस मेटल को कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कोरोजन रुक जाता है। समझ में आ गई? कोरोजन समझ में आ गया क्या है, और इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? आप लोगों ने ऐसा कभी ऑयली फूड बनाया हो, देखो तो थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं, आप लोग तो सारा खा जाते हो गया ना, बोलते हो कि कम पड़ रहा है, रखेंगे कहाँ से। कभी ऐसा हुआ हो कि वैसे ऑयली है, तो उसको आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा हो, फिर उसमें से आप जाके देखोगे बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगेगी, और टेस्ट भी उसका बदल गया होगा, अच्छा नहीं होगा। तो वो क्या होता है, वही रेंसिडिटी होता है। ठीक है, द प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स ऑक्सीडाइज लीडिंग टू अनप्लीजेंट टेस्ट। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हम अपने खाने को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी का क्या होता है, जब हमारा फूड हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, जिससे कि हमारा खाना खराब हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो इसको हम कैसे रोकें? इसको रोकने के कुछ तरीके हैं। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे खाने में, तो अगर ऑक्सीडेशन को हम रोक लें तो फिर वो नहीं खराब होगा। तो हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जिससे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे खाने में ऐड किए जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ठीक है, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। या फिर स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ना, और अगर हम उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इससे भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। नाइट्रोजन गैस, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने देखा होगा जो आपके लेज खाते हैं आप लोग, लेज, लेज की क्या पहचान है? बस इतने ही आते हैं लेज में, यही पहचान है लेज की। पूरी हवा भरी होती है लेज में, मतलब लेज में आप हवा के पैसे दे रहे हो, हवा खरीदने जाते हो, गलती से दो तीन चिप्स मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, आपके लेज में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मतलब जो हमारे पैकेट्स होते हैं पोटैटो चिप्स के या अदर स्नैक्स के, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? ताकि वो रेंसिडिटी को रोक सकें, आपका खाना खराब ना हो। ठीक है, अब फिर ये कंपनी वाले करते हैं कि इतनी गैस ही गैस भर के दे देते हैं, खाना खाना होगा ही नहीं तो खराब कैसे होगा, है ना।
तो ये उनको सोचना चाहिए कि थोड़े चिप्स भी दे बच्चों को, सिर्फ नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस का भी हम रेंसिडिटी रोकने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द चैप्टर। होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। इज द एंड ऑफ द चैप्टर, द एंड। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना, ये एक वीडियो इनफ है, मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। बैलेंसिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे अभी बहुत सारी ऐसे ही वीडियो आने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी टू स्कोर योर बेस्ट। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करो। तो छुपाओ मत, कोई अच्छा रिसोर्स मिलता है कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप दूसरों को नॉलेज शेयर करोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपके हिस्से के मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, so much for watching। ये इस चैनल की पहली वीडियो थी तो बहुत स्पेशल थी। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई होंगी तो आप कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं क्या गलतियाँ थी और मैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।